Welcome back to another video on my YouTube channel फिजिक्स चाहने वाला। जैसे कि अपन टॉपिक का नेम देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक जे मेंस और नीट में और उसमें क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक क्वेश्चन तो ऐसे जनरली आ ही जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसमें अपन दो पार्ट में इसे डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा अपना पार्ट 1, जिसमें अपन पढ़ेंगे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट, मतलब मैक्सवेल कॉन्सेप्ट्स को कि कैसे कैसे क्या हुआ था। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक्चुअली में उसको एक्सप्लेन किस तरह से किया गया है मैक्सवेल के द्वारा, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक्सप्लेनेशन मैक्सवेल का जो है वो पढ़ेंगे अपन। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो अपने लिए वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पार्ट 1 में देखेंगे। पार्ट 2 जो होगा उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पहले देखेंगे, देन एनर्जी डेंसिटी के बारे में अपन इसमें देखेंगे, फिर पॉइंटिंग वेक्टर होगा और फिर लास्ट में रेडिएशन प्रेशर्स देखेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा कि नेम से क्लियर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से बना हुआ ये वेव है जिसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि ये एक्चुअली में हुआ कैसे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका क्या प्रॉपर्टी होगा, किस तरह से मैक्सवेल ने फर्स्ट टाइम इसे एक्सप्लेन किया थ्योरेटिकली। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे पहला अपन देखेंगे वो है मैक्सवेल कॉन्सेप्ट। ओके, तो मैक्सवेल कॉन्सेप्ट में अपन पहले मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ चुके हैं कि एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स अगर यहाँ पे अपने को पहले ये पता था मैग्नेटिज्म में कहाँ से स्टार्ट किए थे, अपन ये पढ़े थे कि एक जैसे करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इस वायर के अराउंड में क्या हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद अपन देखे थे कि जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको कि अपन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको अभी ज़्यादा इस पे बात तो करेंगे नहीं, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है कि जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बना है, इसके लिए अपन सेपरेट वीडियो बनाएंगे इस पे। जस्ट अभी इतना देख लो कि जैसे मान लो कि एक यहाँ पे इस तरह से सिलेंड्रिकल रीजन है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में पूरे में। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब फंक्शन ऑफ टाइम करने का मतलब है कि टाइम के साथ वो वेरी कर रहा है। तो अगर यहाँ पे ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे अगर तुम एक ऐसे कॉइल रख देते हो, तो यहाँ पे अगर एक कॉइल इस रीजन में रख दूँ तो अपने को पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल चेंज हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ जब फ्लक्स चेंज होगा तो उससे क्या होगा कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, और ये अगर क्लोज्ड है
तो यहाँ पे करंट भी फ्लो करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अपन उसका डायरेक्शन बता सकते हैं। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कि कैसे यहाँ पे आया कि जब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड था तो उसमें करंट फ्लो कैसे किया। कि मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इनिशियली रेस्ट पे होगा, जो भी उसमें रैंडम मोशन को छोड़कर दे अपने से देखें तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इनिशियली रेस्ट पे था, लेकिन जैसे ही टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने लगा उसमें करंट फ्लो कर गया। और अपने को पता है कि एक रेस्ट चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा सकता, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन मूव किया कैसे, तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए अपन यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट कि वो एक्चुअली में जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड था उसने एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, और वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाया कि इस पे exert force on rest इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था उस पे उसने फोर्स लगाया। तो ये जो यहाँ पे एक चीज़ आता है कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन इलेक्ट्रोस्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे उसकी तरह नहीं है, ये नॉन कंजर्वेटिव होता है। ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैसा होता है, नॉन कंजर्वेटिव ओके। ये नॉन कंजर्वेटिव था। तो लोगों के माइंड में ये था कि जो अपना नेचर है ना बिल्कुल सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मीन्स कि अगर एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है, तो क्या इसका उल्टा कि एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है। लोगों के माइंड में क्वेश्चन था कि क्या क्वेश्चन था कि जैसे कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है, तो ऐसा ही डज एन इलेक्ट्रिक फील्ड changing with time या varying with time produces magnetic field। ये लोगों में क्वेश्चन मार्क था कि क्या एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बना सकती है। तो मैक्सवेल ने इसका आंसर दिया यस। मैक्सवेल का आंसर था यस, हो सकता है, ऐसा होगा कि जो एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाइम के साथ जो चेंज कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा। क्योंकि इससे फिर ये जो स्टेटमेंट मैक्सवेल ने दिया इसे बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में हेल्प हुआ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है। तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि मतलब मैक्सवेल का स्टेटमेंट क्या था, तो मैक्सवेल ने बोला यहाँ पे कि नॉट ओनली electric current but also a time varying electric field generate magnetic field। ये बहुत ही मतलब ऐसा सोचो, उस समय बिल्कुल लोगों को पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन करने का कुछ ऐसा पता नहीं था, लेकिन मैक्सवेल ने ये स्टेटमेंट दे करके कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बनाती है, वो चौंका देने वाला स्टेटमेंट था कि ये कैसे हो सकता है। तो मैक्सवेल ने एक्सप्लेन इसको किस तरह से किया कि उन्होंने एक
चार्जिंग कैपेसिटर का एग्जांपल लिया। तो अपने यहाँ से जो एक्चुअली में ये हुआ है वो इस तरह से पढ़ते हैं कि मैक्सवेल करेक्शन ऑफ एम्पियर्स लॉ, मतलब एम्पियर्स लॉ में करेक्शन हुआ है इसी की वजह से। तो मैक्सवेल्स करेक्शन ऑफ एम्पियर्स लॉ, मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ को किस तरह से करेक्ट किया। तो मैक्सवेल ने एक एग्जांपल लिया चार्जिंग कैपेसिटर का। चार्जिंग कैपेसिटर, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक ऐसे एग्जांपल लो कि एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज हो रही है, तो यहाँ पे कुछ करंट आ रहा है, तो ये चार्ज हो रहा है, तो इस पे जो Q होगा, मतलब जो चार्ज होगा वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा। तो इसमें जो करंट आ रहा होगा, I आ रहा होगा, वो क्या होगा, ये जो करंट होगा वो इक्वल टू होगा dQ/dt, ठीक है, ये dQ/dt है। तो मैक्सवेल ने बोला कि तुम दो पॉइंट्स कंसीडर कर लो, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे P है और दूसरा पॉइंट इसके बीच में है Q, P और Q। तो अपने को क्या पता है कि जो बीच में स्पेस है, दो कैपेसिटर के जो ये प्लेट्स हैं, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, उनके बीच में करंट फ्लो नहीं करता है। अपने को यही पता है कि बीच में स्पेस है, मतलब तो वहाँ पे कुछ वायर वगैरह है नहीं, तो करंट बीच में से फ्लो नहीं करता है। तो मतलब यहाँ से करंट इधर आया और यहाँ से करंट ऐसे गया, ये अपने को पता है। और बैटरी रहती है जो उधर से चार्ज को इधर ट्रांसफर करते रहती है, ठीक है। तो मैक्सवेल ने बोला कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक कंपास रखा पहले P पॉइंट पे, मैग्नेटिक कंपास। तो यहाँ से उन्होंने ये देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉट जीरो है। एक्चुअली में यहाँ पे ऐसे देखो तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग भी ये था कि यहाँ पे ऐसे अगर एक लूप बनाओ तो यहाँ पे करंट लूप से जा रहा है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला बात तब हुआ जब मैक्सवेल ने उस मैग्नेटिक कंपास को, जो कंपास है उसको बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रखा, तो यहाँ पे भी कंपास डिफ्लेक्शन शो करने लगा। सो डिफ्लेक्शन, अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो किया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब Q पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। जबकि अगर एम्पियर सर्किटल लॉ से देखोगे, यहाँ पे अगर ऐसे लूप इस तरह से बनाओ तो वहाँ पे करंट नहीं है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इस तरह से अपन बोल सकते हैं। तो मैक्सवेल ने बोला कि जो एम्पियर्स का लॉ है वो एक्चुअली में करेक्ट नहीं है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताने में सक्षम नहीं था एम्पियर्स का सर्किटल लॉ, ठीक है। तो मैक्सवेल ने बोला कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो आया वो क्यों आया। तो पहले बोला कि तुम लोग जो माइंड में बैठाए हुए हो चीजें कि जो करंट होता है वो सिर्फ चार्ज के फ्लो करने के कारण होता है, ये माइंड से पहले निकाल दो। करंट और भी तरीके से हो सकता है, सिर्फ चार्ज के फ्लो करने से नहीं होगा। करंट जो होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो भी वो एक करंट को प्रोड्यूस कर सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो वो भी एक करंट को प्रोड्यूस कर सकता है। दैट टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया डिस्प्लेसमेंट करंट का। उन्होंने बोला कि बीच में कंडक्टर नहीं है, चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, फिर भी एक करंट है विच इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। उन्होंने बोला ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट था वो चार्ज के फ्लो करने के कारण है या इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने के कारण। तो वो चार्ज के फ्लो करने के कारण नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने के कारण है। तो मैक्सवेल ने यही करेक्शन किया एम्पियर सर्किटल लॉ में। उन्होंने बोला जो टोटल करंट होगा, जो तुम लोग पहले चार्ज के कंडक्शन के कारण बोल देते, उतना ही नहीं होगा, वो इक्वल टू होगा IC प्लस ID।
क्या होगा, IC प्लस ID। ओके, वेयर IC क्या है यहाँ पे, कंडक्शन करंट, और ID क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इस बात को पहले देखो कि अपने को पहले क्या पता था कि करंट जो है सिर्फ चार्ज के फ्लो करने के कारण हो सकता है, लेकिन वो जो थॉट्स था उनका कि नहीं, ये गलत है, करंट सिर्फ चार्ज के फ्लो करने के कारण नहीं होगा, करंट और भी तरीके से हो सकता है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने के कारण। टाइम के साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रही है तो वो भी इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेगी, और दैट करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट से जो अपन पहले किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़ते थे, KCL, उसको सोचो, यहाँ पे अगर करंट आया, मान लो यहाँ से करंट आया, तो करंट आगे गया ही नहीं। तो अपन तो पढ़ते थे कि जितना करंट आया उतना करंट जाएगा, तो यहाँ पे करंट आया तो गया कहाँ, कंटिन्यूटी ऑफ करंट का क्या था, करंट के कंटिन्यूटी का कुछ था ही नहीं, अपन इसके बारे में सोच ही नहीं रहे थे। तो मैक्सवेल ने थॉट्स वहीं से लाया कि जो करंट था वो कंटिन्यूटी कहाँ गई, तो उन्होंने ऐसा पहले सोचा और फिर उसको ऐसा स्टेटमेंट में दिया कि नहीं, जो करंट है वो सिर्फ चार्ज के फ्लो का कारण नहीं होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी करने के कारण भी होता है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वेरी कैसे कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसे देखो, ये चार्ज वेरी कर रहा है, और अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स जो होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस तरह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रहा है। ओके, तो अपन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या है कि जो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, वहां पे करंट होगा, और वो करंट ही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ पे IC द कंडक्शन करंट, IC क्या है यहाँ पे, IC ये दिस इज द IC, एंड बिटवीन द प्लेट्स ये ID है। तो IC कंडक्शन करंट होता किसके कारण है, ये होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर। ठीक है, और ID क्या था, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये किसके कारण होता है, ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो एक्चुअली में जो मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किट लॉ को करेक्ट किया, उन्होंने क्या बोला, Maxwell suggest a correction in applying Ampere's law। उन्होंने क्या बोला कि जो एम्पियर्स लॉ पहले ये होता था, लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL म्यू नॉट, पहले होता था आई इन की जगह अपन IC लिख देते थे। तो उन्होंने बोला सिर्फ IC मत लिखो, वहाँ पे लिखो IC प्लस ID, वेयर ID इज डिस्प्लेसमेंट करंट एंड IC इज कंडक्शन करंट। तो उन्होंने ये बोला कि जो IC है वो ड्यू टू चार्ज के फ्लो के कारण है, और जो ID है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है, वो किसके कारण है, तो ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ठीक है। तो उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट को थोड़ा सा और वैल्यू वगैरह कितना होगा तो उसके बारे में उन्होंने बोला कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ करंट के लिए कि डिस्प्लेसमेंट करंट और जो अपना कंडक्शन करंट है उसमें क्या रिलेशन होगा। तो कंटिन्यूटी मतलब क्या हुआ कि यहाँ से एक प्लेट से यहाँ पे आया था
कंडक्शन करंट और दूसरे प्लेट से इधर जा रहा था आईसी। तो कंटिन्यूटी मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आईडी जा रहा है बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो कंटिन्यूटी ऑफ करंट मीन्स हुआ कि आईसी इक्वल टू आईडी, ये होता है। तो इसको अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है कि आईसी इक्वल टू आईडी होता है। ओके, तो उससे पहले देखते हैं कि जो मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बोला कि कितना होगा, किसके इक्वल होगा, तो उसके बारे में अपन लिख लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा, तो ये होता किसके कारण से है, ड्यू टू rate of change of electric flux, due to rate of change of electric flux मीन्स क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये ऐसे प्लेट्स है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो अपने को पता है कि बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है। ओके, बिटवीन द प्लेट्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है, अगर मान लो इसका एरिया जो है ए है, ए इज द एरिया ऑफ प्लेट, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है, ई डॉट ए, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो यहाँ पे थीटा कितना है, 0, तो फाई ई कितना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, ई इंटू ए। ओके, ऐसा है। तो उन्होंने जो बोला कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो किसके कारण होता है, ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जो उसका वैल्यू होगा आईडी का, डिस्प्लेसमेंट करंट का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा उसका जो वैल्यू होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। तो इसको नोट डाउन करो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है उसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और डी फाई बाई डी टी क्या है, ये फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक लिख लो। ओके, तो अब अपन यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि इसके प्रूफ के बारे में, कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट, ये यहाँ तक लिख लिया ना, हाँ, तो मैं इसको अब थोड़ा सा इसको प्रूफ कर देता हूँ कि ये कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू अपने को पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू है वो है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। तो अपने को प्रूफ करना है आई सी इक्वल टू आई डी, कंटिन्यूटी ऑफ करंट। तो आई सी मीन्स आई सी क्या हो रहा है यहाँ पे, आई सी जो है वो प्लस क्यू माइनस क्यू, जो करंट जो उस पर चार्ज जो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो आई सी का वैल्यू जो कंडक्शन करंट है वो होगा डी क्यू बाय डी टी। ओके, तो डी क्यू बाय डी टी है, और अपने को पता है कि जो फ्लक्स है उसका वैल्यू कितना है, जो मैग्नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई, उसका वैल्यू कितना था, ई इंटू ए। और एक कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, वो होता है क्यू बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, या क्यू ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पे देखो
जो फाई ई का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो ए कैंसिल हो गया, तो अपन निकालते हैं डी फाई ई बाय डी टी। तो डी फाई ई बाय डी टी मतलब क्या हुआ, डी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि यहाँ से ये हो जाएगा डी फाई ई। तो ये कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो 1 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू बाय डी टी। और ये डी फाई तो एप्सिलॉन नॉट इधर भेज दो, तो ये डी फाई ई बाय डी टी हो गया। और अगर एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। और डी क्यू बाय डी टी क्या है, आई सी है, और ये क्या है, आई डी है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि आई सी इक्वल टू आई डी, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जो आई डी है वो किसके इक्वल टू है, आई सी के। जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कंडक्शन करंट के इक्वल होता है। यही हो गया कंटिन्यूटी ऑफ करंट। कंटिन्यूटी ऑफ करंट मतलब होता है कि अपन को ये प्रूफ कर देना है कि जो कंडक्शन करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि जहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, आई सी इक्वल टू आई डी का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे कंडक्शन करंट होगा, जैसे यहाँ पे कंडक्शन करंट है आई सी है, और यहाँ पे क्या है बीच में आई डी है, और यहाँ पे फिर से क्या है आई सी है। तो उन्होंने बोला जहाँ पे कंडक्शन करंट होगा वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट हो रहा है वहाँ पे कंडक्शन करंट नहीं होगा। ओके, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू कंडक्शन करंट, या फिर बोलो कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, इससे क्या हो गया कि पूरा का पूरा इस कॉन्सेप्ट के आने से जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में था वो ओवरऑल और ज़्यादा सिमेट्री आ गई, कि जैसा मैग्नेटिज्म से मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड बन जा रहा है, तो उल्टा भी पहले अपने को फैराडे लॉ से पता था कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, तो ज़्यादा सिमेट्री हो गया। और इसी के हेल्प से उन्होंने मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस चूज किए। उन इक्वेशंस के एक साथ बोलो तो उसको मैक्सवेल्स इक्वेशंस बोलते हैं। और फिर मैक्सवेल्स इक्वेशंस क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद बात। तो मैक्सवेल इक्वेशंस क्या है, ये 4 इक्वेशंस, मैक्सवेल इक्वेशंस, जिस 4 इक्वेशंस को लेकर के मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन किया, उसी को अपन कलेक्टिवली मैक्सवेल्स इक्वेशन बोलते हैं। ये 4 इक्वेशंस कौन कौन से इक्वेशंस थे? फर्स्ट है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मतलब जो टोटल फ्लक्स होगा थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस वो क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरा जो था वो था गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल टू 0। ऐसा क्यों है सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस इक्वल टू 0? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो एक क्लोज्ड कर्व बनाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड कर्व बना रही है, इसका मतलब किसी एक क्लोज्ड सरफेस से जितना नंबर ऑफ लाइंस इन किया है उतना ही आउट हो रहा होगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि इसका ये मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस 0 करने का मतलब ये है कि जो मोनोपोल ऑफ मैग्नेट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। मोनोपोल मैग्नेट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। थर्ड है फैराडे लॉ, जो EMI में था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या था? लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी। ठीक है, जहाँ से कि अपने को पता चला था कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है। और थर्ड वन था मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ में करेक्शन सजेस्ट किया, इसलिए उसका नाम चेंज करके कर दिया गया मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। ये क्या था? लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू, पहले क्या था, म्यू नॉट इंटू आई सी था, मतलब अब ये क्या हो गया, म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी। आई डी का वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय
डी टी। ओके, तो ये ओवरऑल इसको और ऐसा भी लिख सकते हो कि बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी। ओके, तो इसलिए इसको अपन मैक्सवेल्स एम्पियर्स लॉ भी बोले, क्योंकि एम्पियर्स लॉ में मैक्सवेल ने करेक्शन सजेस्ट किया और उसको सही किया। ठीक है, तो मैक्सवेल ने फिर क्या किया, विद द हेल्प ऑफ दीज फोर इक्वेशंस एंड लॉरेंज फोर्स क्या होता है, जो टोटल फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होने के बाद होता है क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। लॉरेंज फोर्स के हेल्प से और इन चार इक्वेशन से हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैक्सवेल ने एक्सप्लेन कर दिया, हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया। जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सेकंड पार्ट है उसमें अपन इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे कि क्या होगा, कैसा प्रोपगेशन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो फिर वो प्रोपगेट करता है। ये सब अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अभी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन है, मैक्सवेल इक्वेशन डिस्क्राइब फंडामेंटल लॉ ऑफ। जो मैक्सवेल इक्वेशन है किसको डिस्क्राइब करता है, इलेक्ट्रिसिटी को ओनली, मैग्नेटिज्म को ओनली, या बोथ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड। ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट, इफ ई डिनोट्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी एप्सिलॉन नॉट डी फाई डी ई बाई डी टी क्या होगा। तो अपने को क्या पता था, जो डिस्प्लेसमेंट करंट था वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट करंट क्या था, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। और फाई क्या था, फाई था ई इंटू ए, ई डॉट है तो ई इंटू ए। तो आई डी इक्वल्स टू कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी। वहाँ पे एरिया ऐसे मान लो जो प्लेट का एरिया है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ से अपन ऐसे निकाल सकते हैं, जस्ट डायमेंशन देख रहे हैं। तो इतना इंटू एरिया इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी। और ये क्या है, करंट पर यूनिट एरिया इज करंट डेंसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ओलंपियाड के स्टेज 1 में आया क्वेश्चन है, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एक बार स्टार्टिंग से जल्दी से क्या था जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, वो क्या है, जो मैक्सवेल ने करेक्शन सजेस्ट किया प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, ये वाला इंटीग्रल ऑफ वी डॉट डी एल इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी। और आई डी का वैल्यू क्या होता था, आई डी का वैल्यू था एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है वो है डिस्प्लेसमेंट करंट ही है। ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट जिसका की वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट इसका तुरंत ही आएगा, तो उसको भी ज़रूर देखना। ओके।